चलिए हेडिंग डालिए। कल वाले टॉपिक में डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हो गया था ना, मुगल खत्म हो गए थे, उसके अलावा जो छोटे छोटे स्टेट थे वो अपने आप को इमर्ज करने की कोशिश कर रहे थे। ये वाला टॉपिक हुआ था ना शायद, मतलब उसी रीजन में एक हुआ होगा ना कि डेवलपमेंट ऑफ रीजनल स्टेट्स। ठीक, हेडिंग डालिए। नेक्स्ट टॉपिक, इमरजेंस ऑफ रीजनल स्टेट, क्षेत्रीय राज्यों का उदय। क्षेत्रीय राज्यों का उदय, रीजनल स्टेट्स जो थे वो डेवलप होने स्टार्ट होते हैं। रीजनल स्टेट्स, कल मुगल एम्पायर आपने देखा था, मुगल एम्पायर के अलावा बहुत सारे छोटे छोटे राज्य थे जिन्होंने अपने आप को सेपरेट किया था। उसमें एक दो नाम बता सकते हो? मैंने एक दो नाम भी आपको लिखवाया था किसी बंदे का कि इन्होंने अपने आप को सेपरेट किया था। कोई एग्जाम्पल? कौन? कर्नाटक का नाम था, ठीक है। और किसी व्यक्ति का नाम, पर्सन वाइज किसी का नाम लिखवाया गया था? निज़ाम उल मुल्क, कुछ याद आ रहा है नाम? ठीक। तो बेसिकली क्या था, औरंगजेब के बाद के जो सक्सेसर थे वो उतने कैपेबल नहीं थे। जब उतने कैपेबल नहीं होंगे तो हर एक स्टेट ने अपने आप को क्या करना शुरू कर दिया था, सेपरेट करना शुरू किया था। अब दो रीजन थे, औरंगजेब के जो सक्सेसर थे या तो उन स्टेट पे कंट्रोल कर लें, भाई सीधी बात है, या फिर उनको सेपरेट करने दें। रीजन ये हुआ, मतलब आउटपुट ये निकला कि औरंगजेब के जो सक्सेसर थे वो उतने काबिल नहीं निकले। तो जब नहीं निकले तो जितने भी लोकल स्टेट थे उन्होंने अपने आप को सेपरेट करना शुरू कर दिया। तो एक एक करके सभी सेपरेट होते चले गए स्टेट, तो वही आपका रीजनल स्टेट्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आएंगे तो वो एक एक करके सबके साथ लड़ाई करेंगे और लड़ाई करके सबको कंट्रोल में कर लेंगे, ठीक है। पहले लिखो बैकग्राउंड, रीजनल स्टेट्स के पीछे का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि क्या रही रीजनल स्टेट का। लिखो टिल 1761, 1761 तक, टिल 1761, 1761 तक मुगल एम्पायर वॉज ओनली नॉमिनल इन नेचर। मुगल साम्राज्य केवल नाम मात्र का रह गया था। बिकॉज इट प्रोवाइडेड फ्रीडम, बिकॉज इट प्रोवाइडेड टू गेट फ्री फ्रॉम द एम्पायर, बिकॉज इट प्रोवाइडेड टू गेट फ्री फ्रॉम द एम्पायर, क्योंकि इसने लोकल शक्तियों, स्थानीय शक्तियों को स्वतंत्र होने का अवसर दिया था। टिल देन मुगल किंग वॉज एज वैल्यू एज एंशियंट टाइम। तब तक मुगल सम्राट की सत्ता वैसी ही थी, मुगल सम्राट की सत्ता वैसी ही थी। मतलब इसका समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि जो मुगल एम्परर था वो एम्परर था कब? जब औरंगजेब के समय, अकबर के समय था, और औरंगजेब के बाद जब लोकल लोगों ने अपने आप को सेपरेट करना शुरू किया उसके बाद भी मुगल एम्परर था। समझ रहे हो? मतलब आप कैसे कह सकते हो, एक पहले था कि आप ऑफिशियली मानते हैं, दूसरा होता मैं उसको टैक्स नहीं दूंगा लेकिन मैं मानूंगा। डिफरेंस समझ रहे हो इस चीज को? कॉन्सेप्ट समझ रहे हो थोड़ा सा? ठीक है, इसको क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था तो उस रिवोल्ट में तुम लोगों ने नाम सुना होगा बहादुर शाह जफर का। तो बहादुर शाह जफर उस समय मुगल राजा था, उसको अंग्रेजों ने हटा करके रंगून भेज दिया था, पेंशन वोंशन का कुछ इश्यू था। तो सोचो अगर ये सारे स्टेट अपने आप को मुगल एम्पायर से अलग कर लिए तो मुगल किंग के साथ अगर कुछ हो रहा है तो इनको क्या फर्क पड़ रहा? सोचने वाली बात है ना। बट इनको फर्क इस सेंस में पड़ा था क्योंकि अगर इंडिया को कोई रिप्रेजेंट करेगा तो वो कौन करेगा? मुगल राजा। तो चाहे मुगल राजा के अंडर में ये लोग हो ना हो, ये लोग मुगल राजा जो था उसको अपना क्या मानते थे? किंग मानते थे। ये उस सेंस की कहानी चल रही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में समझिए, आपके घर में झगड़ा हुआ और आपके घर में झगड़ा होकर के जो दोनों तीनों भाई हैं वो अलग अलग हो गए, लेकिन अभी भी पिताजी के लिए जो वैल्यू है, रिस्पेक्ट उतनी ही है। तो कल को अगर कोई बात पड़ेगी पिताजी के ऊपर तो क्या आप लोग खड़े होंगे? समझ में आई कुछ कुछ बात? वो सीन है यहाँ पर। झगड़ा जब कहीं होता, मान लीजिए पिताजी को कल को किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आप चाहे जितने दूर हो, बात सुनाई देती तो पहुंच जाते हैं। ऐसा हुआ है जब मुगल के किंग के ऊपर अटैक अंग्रेजों ने किया था तो अवध था, उसके अलावा एक था बंगाल था, ये तीनों किंग के राजाओं ने मिलकर के बेसिकली क्या किया था? एम्पायर के लड़ाई की थी। उसी को बोलते बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, आगे मिलेगा सब चीजें। तो रीजनल स्टेट यहां से डेवलप होते हैं। लिखो, a lot of state develop in the form of successor state. A lot of state develop in the form of successor state. कई सारे राज्य
उत्तराधिकार राज्य के रूप में देखे गए। डैश बंगाल, अवध, हैदराबाद। बंगाल, अवध, हैदराबाद ये सक्सेसर स्टेट के रूप में देखे गए। सम स्टेट्स डेवलप ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट। कुछ स्टेट विद्रोहों से उत्पन्न हुए थे, कुछ स्टेट विद्रोहों के कारण उत्पन्न हुए थे, रिवोल्ट के कारण उत्पन्न हुए थे। मतलब वहां के लोकल लोग वहां के राजा से खुश नहीं थे तो उन्होंने रिवोल्ट करके सेपरेट। इसका एग्जांपल है, लिखो मराठा, अफगान, जाट। मराठा, अफगान और जाट ये तीन लोग थे जो इनसे डेवलप हुए थे, और जो थे वो आपके सक्सेसर थे। सक्सेसर समझ गए? दोनों में डिफरेंस आ गया समझ में? सक्सेसर का मतलब मुगल राजा का जो बंदा अफगान वाले राज्य में था, तो अफगान के जो लोग थे वहां का जो राजा होगा उसने क्या कर दिया, टैक्स देने से। मैंने एग्जांपल दिया तुमको, गाजियाबाद में 3 स्टेट थे, इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा। कुछ याद आ रहा है? कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? किन छुट्टियों में सब दिमाग से उतर गया? गाजियाबाद में 3 स्टेट हैं, ध्यान से समझ लो, वसुंधरा, वैशाली और इंदिरापुरम। तीनों स्टेट गाजियाबाद के राजा को टैक्स देते हैं, ठीक है। इसमें से अब सीधी बात है, अगर ये लोग टैक्स देंगे तो गाजियाबाद का जो किंग होगा वो वैशाली में एक बंदे को अपॉइंट करेगा, इंदिरापुरम में एक बंदे को अपॉइंट करेगा और वसुंधरा में एक बंदे को अपॉइंट करेगा। मैं तीनों को एग्जांपल दे दूं तुमको। वैशाली वाला जो बंदा था उस बंदे ने टैक्स देने से मना कर दिया, तो गाजियाबाद का जो राजा होगा वो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वैशाली वाले बंदे के साथ लड़ाई करे या वैशाली वाले बंदे को फ्री छोड़ दे। अब यहां पे कैपेबिलिटी किसकी चेक होगी? गाजियाबाद वाले राजा की, क्योंकि उसने तो मना कर दिया। तो सीधी बात है, जो पहले वाले स्टेट है वो पहली वाली सिचुएशन ये है जो मैंने वैशाली वाली बता दी। समझ में आ गई बात? दूसरी सिचुएशन इंदिरापुरम की है। इंदिरापुरम के जो लोकल लोग थे उन लोकल लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया इंदिरापुरम के उस व्यक्ति को हु इज अपॉइंटेड बाय द गाजियाबाद किंग। तो अब ये जो लोकल बंदा यहां, मतलब जो ये बंदा था, ये गाजियाबाद के राजा से बात करेगा कि यहां के लोकल लोग मना कर रहे हैं साहब, अब क्या करें? तो फिर वही वाली बात, फिर यहां कैपेबिलिटी चेक होगी गाजियाबाद के राजा की, क्या कि वो अपनी आर्मी को भेजे इंदिरापुरम में। अगर इंदिरापुरम के लोग कैपेबल होंगे तो हार जाएंगे, जीत जाएंगे, नहीं तो हार जाएंगे। तो इस सेंस में इंदिरापुरम भी सेपरेट हो गया, विच इज कॉल्ड दूसरा वाला जो स्टेट आपने लिखे हैं, समझ गए? तो ऐसे कुछ थे जहां रिवोल्ट हुआ और कुछ ने किया। और तीसरे लिख लो, थर्ड टाइप में स्टेट थे हु डील विद द ब्रिटिशर्स। कुछ स्टेट ऐसे थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया। हु डील विद द ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया। अंग्रेजों का समझौता जिन्होंने किया, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, ग्वालियर, सिंधिया, भोसले, नागपुर साइड के जो एरिया था, समझ गए? तो ये तीनों लोग थे जिन्होंने ये सब, तो ये 3 तरीके के आपके स्टेट थे जिन्होंने क्या किए थे, रीजनल स्टेट की फॉर्म में डेवलप हुए थे। क्लियर हो गया? भोसले, हाँ नागपुर वाले साजी भोसले जो थे ना, हो गया। देखो अब रीजनल स्टेट में सबसे पहले ये सामने आपकी उस समय की कहानी है, उस समय के मेजर स्टेट थे, ठीक है, कश्मीर, पंजाब, राजपूत, इसके अंदर के बहुत छोटे छोटे स्टेट हैं। सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस एंड अवध है, OUDH जो लिखा हुआ है उसको अवध बोलते हैं, बाद में ये AWADH हुआ है, ठीक है। लोअर बंगाल, नीचे लोअर बर्मा, ये अपना ही हिस्सा था, बर्मा भी अपना पोर्शन था, बंगाल भी अपना हिस्सा था, ठीक है। अब इन्हीं सभी स्टेट में बहुत सारे लोकल स्टेट छोटे छोटे डेवलप होने शुरू होंगे, ठीक हो गई बात? तो ऐसा नहीं था कि पूरा पूरा इसके अंदर के 10-10, 15-15 स्टेट इसके अंदर निकले हैं। समझ में आए बात? तो हमें क्या करना है, हमें आज बेसिकली उन जितने भी लोकल स्टेट्स हैं उनको कवर कर लेना है, जिससे कल को जब झगड़ा होगा, आपने सुना होगा एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो बंगाल वॉर, सुने हो? बहुत सारी लड़ाई, कर्नाटक वॉर हुई है, ऐसे बहुत सारी जो लोकल लड़ाई हो, तो आपको पता तो चले कि आखिर लोकल में इनिशियली ये लोग अपने, आप समझो यहाँ पे जो जहाँ दिल्ली आपको दिख रहा है मोटा मोटी, उसमें नहीं दिख रहा मैप में, पंजाब के बगल में दिल्ली है, वहां मुगल किंग बैठा हुआ है। अब ये सभी स्टेट उसके कब्जे में है। जब ये सभी स्टेट उसके कब्जे में थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब हुआ क्या, धीरे धीरे ये स्टेट्स सेपरेट होते चले गए। तो ब्रिटिशर्स लोग सबसे पहले दिल्ली पे कंट्रोल किए, और दिल्ली पे जब कंट्रोल करना शुरू किए तो फिर बाकी एरिया में कंट्रोल करना शुरू करेंगे, बाकी एरिया के लोग अंग्रेजों से लड़ेंगे। बस सिंपल है, लॉजिक बात है, अंग्रेजों से उतने कैपेबल नहीं है तभी तो हो पाया।
तो अंग्रेजों से लड़े, हारते चले गए और ये पूरा एरिया किसके कंट्रोल में आ गया? ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बंगाल पढ़िए, फिर अवध पढ़ाता हूं मैं। हाँ बोलो। आगरा से दिल्ली कब शिफ्ट हुई? बहुत मुगल कैपिटल हुई थी जहांगीर, उस मुगल्स की कैपिटल जहांगीर लेके आया था। हाँ, पहला लिखिए बंगाल, पहला स्टेट लिखिए बंगाल। तो लॉजिक बात है, जितने भी आप कंटेंट पढ़ोगे उन सभी कंटेंट में ये तो पक्की बात है 1707 के आगे की कहानी चल रही होगी। औरंगजेब जब खत्म होगा उससे पहले तो नहीं होगा ना। लिखो, मैं केवल अभी बंगाल पढ़ा रहा हूं, बैटल ऑफ प्लासी लासी नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। 1717 1717 मुर्शीद कुली खां, बंदों के नाम थोड़े ध्यान से कवर करना। मुर्शीद कुली खां, MURSSEED, मुर्शीद कुली खां अपॉइंट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुगल्स, मुगलों का रिप्रेजेंटेटिव, मुगलों का प्रतिनिधित्व करता बना। सिंपली भाषा में इसको बोलते हैं दीवान। समझ गए? जैसे इंदिरापुरम का एग्जांपल दिया मैंने, गाजियाबाद के राजा ने इंदिरापुरम के किसी को अपॉइंट किया, तो बंगाल में किस बंदे को बुलाया? मुर्शीद कुली खां। ठीक, चल ठीक है। इन 1718 दिस पोस्ट इज कॉल्ड नाजिम, 1718 में ये पोस्ट नाजिम कहलाई। नाजिम, नाजिम, अच्छा नाजिम और दीवान ये दो वर्ड आपने लिख ली। दीवान जो होता है वो रेवेन्यू हेड होता है मुगलों की टेक्निकल लैंग्वेज में। दीवान जो है वो डैश करके लिखिए रेवेन्यू हेड, राजस्व का प्रमुख। और नाजिम को लिखिए जस्टिस का प्रमुख, हेड ऑफ द जस्टिस, न्याय प्रमुख। मतलब न्याय का भी हेड यही था और रेवेन्यू का भी हेड। न्याय का हमारे यहां भारत में कौन है? रेवेन्यू का हमारे हेड में कौन है इस समय राइट नाउ? IAS। जो IAS आदमी होता है वो रेवेन्यू का हेड होता है। ठीक बात हो गई। और जस्टिस के लिए कौन है? लॉ एंड ऑर्डर। जस्टिस जज की बात नहीं कर रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कौन है? IPS। तो जो SDM आदमी होता है, अगर आप कभी SDM ऑफिस में गए हो, SDM कोर्ट में गए हो, तो SDM कोर्ट को बाकायदा रेवेन्यू कोर्ट भी बोलते हैं। अगर कहीं कोई गवर्नमेंट के स्टैंप में घपलेबाजी होती है तो वो कोर्ट में मैटर नहीं जाता है, वो कहां जाता है? SDM कोर्ट में। SDM जो होते हैं वो कोर्ट में भी बैठते हैं, उनका कोर्ट रेवेन्यू कोर्ट कहलाता है। सिंपल भाषा में भारत में जो रेवेन्यू है उसके लिए डिपार्टमेंट जो है वो SDM होते हैं। कुछ को समझ में आ रहा है? और लॉ एंड ऑर्डर के लिए कौन है? पुलिस। इन दोनों से अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए जज। ठीक बात। ऐसे पुराने जमाने में जो नाजिम होता था वो कौन होता था? जस्टिस के लिए। और जो दीवान होता था वो होता था, और ये पोस्ट दैट इज क्रिएटेड बाय अकबर, अकबर के समय की पोस्ट थी जो चली आ रही थी। ठीक है, चलो he done a lot of work to strengthen the revenue system। उसने राजस्व प्रबंधन के लिए कई सारे कार्य किए। उसने राजस्व प्रबंधन के लिए कई सारे कार्य किए। he done a lot of work to strengthen the revenue work like, जैसे नंबर 1, इसने कौन कौन से काम किए? अच्छा आदमी था मुर्शीद कुली खां, बढ़िया आदमी था। बंगाल के जो 2-3 किंग रहे बढ़िया। अगर मीर जाफर को छोड़ दो, मीर जाफर का नाम आपने कई बार सुना होगा, चीटिंग में नाम आता है उसका, मीर जाफर का। कि भारत का जो मीर जाफर है, कभी मूवीज देखो या कभी वो न्यूज चैनल सुनो, डिबेट सुनो, तो उसमें ना कई बार मीर जाफर वर्ड 2-3 बंदों के नाम आते हैं। एक नाम आता है आपका अलाउद्दीन खिलजी का, एक नाम आता है मोहम्मद बिन तुगलक का, और एक नाम आता है मीर जाफर का। ये तीनों नाम डिबेट में जनरली आपको सुनाई देगा। ये तीनों नाम इतिहास में थोड़े से बदनाम नाम है। मुगलों में आप कह सकते हैं, मुगलों में ऑब्वियस है। देखो मुगल लोग सभी लोग खराब थे ऐसा भी नहीं है, मुगल सब अच्छे थे ऐसा भी नहीं। चूंकि अभी हमारे यहाँ माहौल थोड़ा नहीं हिंदू मुस्लिम वाला चल रहा है, तो थोड़ा उस चीज को लेके हमें उसमें नहीं करना है, क्योंकि हमें सिविल्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो मुगलों में सभी लोग खराब थे ऐसा नहीं है, मेजोरिटी ऑफ देम खराब थे बोल सकते हैं। तो सेटिस्फाई द गवर्नमेंट होता है ना थोड़ा सरकार को सही करने के लिए। बट उसमें कुछ ज्यादा जो खराब थे उसमें 2-3 लोगों के नाम आते हैं। औरंगजेब तो अलग से, वो अलग लेवल है, वो सिलेबस से बाहर है, वो बदनामी वाले बात में। मेन उन बंदों की बात करो जैसे अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बोला जाता है कि वो सगा किसी का नहीं था। जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो बंदा बढ़िया था, लेकिन उसकी जो डिसीजन पावर थी बहुत गड़बड़ थी। सन की आदमी सुना है आपने? रात को 1 बजे उठ करके खाना बनाने जाना है, तो ये बेवकूफी है कि नहीं है?
रात को 3 बजे आपका मन नहीं लग रहा, आप उठे, बोले हम टहलने आ रहे, बाइक उठाई चल दिए, सन की बना समझते हो? इस तरीके के डिसीजन जो लिए जाते हैं वो कहलाता है मोहम्मद बिन तुगलक। मीर जाफर जो नाम का बंदा है, ये इंडिया का सबसे ज्यादा चीटिंग करने वाला बंदा माना जाता है, ठीक है, धोखा देने के लिए, बहुत फेमस नाम है। खैर, तो मुर्शीद कुली खां, इसके आगे अलीवर्दी खां आएगा, ये 2-3 लोग थे जो बंगाल को जिन्होंने सेपरेट, सामने एरिया देखिए, एक समय था भाई इतना बड़ा एरिया को अपने कंट्रोल में लेके चलना तभी पॉसिबल है जब आप कैपेबल हो गए। हवाबाजी में थोड़ी इतना बड़ा एरिया कवर कर लोगे भाई, सीधी बात है। चल, तो कौन कौन से काम किए, नंबर लिखिए। ही स्टार्टेड अ सर्वे फॉर द रेवेन्यू, उसने राजस्व के लिए सर्वेक्षण शुरू किया, पहला पॉइंट। दूसरा, सेंड द इन्वेस्टिगेटर्स, अन्वेषक को भेजा। ज्वाइंट द लैंड सिस्टम, जमीन के जो टुकड़े थे उनको जोड़ना शुरू किया, लैंड सिस्टम, स्मॉल लैंड सिस्टम लिख लो। नेक्स्ट, रिड्यूस द पावर ऑफ लैंडेड मैग्नेट, रिड्यूस द पावर ऑफ लैंडेड मैग्नेट, बड़े भूपतियों की समस्या को खत्म किया। लैंडेड मैग्नेट का मतलब होता था जिनके पास ज्यादा जमीन थी, उनको कम करते हुए कम कर दिया। नेक्स्ट, कंट्रोल द ट्रेड ऑफ बंगाल, बंगाल के ट्रेड को कंट्रोल किया। डील विद द इंटरनेशनल्स, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रमोट किया, प्रोत्साहन दिया। और कैश बेस्ड इकोनॉमी, नकद आधारित अर्थव्यवस्था शुरू की। कैश बेस्ड इकोनॉमी, नकद आधारित अर्थव्यवस्था, इतने सारे काम इसने किए, ठीक काम किया था, तो ये बंदा ठीक था। अब इसकी डेथ होती है, इसके बाद लिखो 1726 डाइड, 1726 में खत्म हुआ। उनसे लेकर के बांटना वाला काम था, जैसे नहीं होता लैंड अपने यहां जो किया गया था वही वाला, सीलिंग वाला सेम। जिन जगहों से टैक्स नहीं आ रहा था वहां पे जाके चेक करना कि रीजन क्या है, चोरी तो नहीं हो रही है। 1726 में डेथ होती है। 1727 से 1739, 1727 से 1739, इसका दामाद है सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन ये राजा बना। 1727 से 1739, इस समय इसका दामाद था सुजाउद्दीन, ये राजा बनता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसकी डेथ होती है, फिर राजा बनता है सरफराज खां 1739 में, सरफराज खां। बंदों के नाम याद रखिएगा, अगर प्रीलिम्स को सीरियसली निकालना चाह रहे हैं तो वैसे नाम पे ज्यादा फोकस करना जो कम फेमस हैं। हर किसी को अकबर के लड़के का नाम पता है, कोई आपको नहीं पता बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन किसी को भी सरफराज खां का नाम नहीं पता है, बात समझ रहे। गिरिया का वॉर कम से कम नहीं तो 10-12 बार आईएएस में आया, गिरिया के बैटल ऑफ गिरिया, आपने सुना है बैटल ऑफ गिरिया? बैटल ऑफ पानीपत सुना हुआ है? तराइन सुना है? हाँ, तो आपको लगता है तराइन और बैटल ऑफ पानीपत पढ़ के हमारा आईएएस हो जाएगा, बात समझ में आ रही? चिलिया वाला का वॉर सुना है? लास्ट ईयर का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, समझ रहे बात को? तो जो चीजें कम फेमस है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा ज्यादा। तो लिखिए, अब कहानी, सरफराज खां बना राजा 1739 में। दिक्कत यह हुई कि 1739 में जो ये राजा बना ये उतना कैपेबल नहीं था, तो जो इसका सेनापति था, कमांडर इन चीफ, उसका नाम था अलीवर्दी खां। वो बंदा राजा को हटा करके, कूप सुना है? कूप, अब क्या बोलते हैं हिंदी में, विद्रोह बोलते ना, कूप को क्या बोलते हैं जब नहीं सेनापति विद्रोह करके राजा को हटा के राजा बन जाए? अरे पाकिस्तान का आर्मी चीफ हटा के पाकिस्तान के राष्ट्रपति की जगह खुद राष्ट्रपति मुशर्रफ नाम सुने हो? उसको राजद्रोह समथिंग, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते, कूप बोलते। वैसे सत्ता परिवर्तन नहीं कर दिया जाएगा, जैसे इंडिया में भी पूछा गया था, इंदिरा गांधी को डर था मानेकशॉ को लेकर के। मानेकशॉ वाली मूवी देखी है? सैम बहादुर, सैम बहादुर नहीं देखे हैं? हीरा मंडी वो देखें सर, सैम बहादुर देखिएगा, भारत का पहला आर्मी जनरल की बहुत जबरदस्त मूवी बनाई है, ठीक है, कोई बात नहीं। लिखिए 1741 बता रहा हूं मैं, 1741 डैश, सूबेदार ऑफ बिहार,
बिहार का सूबेदार है डैश अली वर्दी खां। बिहार का सूबेदार है अली वर्दी खां। डिफीटेड सरफराज खां इन बैटल ऑफ गिरिया। डैश सरफराज खां को गिरिया के युद्ध में हराया। फैक्ट्स ध्यान से लिखिएगा, हाईलाइट करके लिखिएगा। 1741 में बिहार के सूबेदार का नाम है अली वर्दी खां, जिसने सरफराज खां को हरा करके, बैटल का नाम है गिरिया। ठीक हो गई बात? GIRIYA, बैटल ऑफ गिरिया में हरा दिया। ठीक हो गया बात? तो लॉजिक बात है, जब इसको हरा दिया तो बंगाल में उसका कंट्रोल हो जाएगा। यानी बंगाल वाला जो इलाका था और बिहार, ये दोनों अब एक हो गए। सामने मैप में क्या लग रहा है? बंगाल बिहार एक लग रहा है आपको? भाई यूपी के नीचे बिहार है ना, बिहार के आगे बंगाल है, लेकिन यहां पे आपको सेपरेशन दिख रहा है बंगाल और बिहार में? नहीं। इसका मतलब बंगाल और बिहार दोनों क्या हो चुके हैं? सामने एक हो चुके। क्लियर हो गया? इसीलिए बंगाल बहुत बड़ा एरिया था। ठीक हो गई बात? प्लासी की लड़ाई इसीलिए जब होती है, बक्सर की लड़ाई, तो फिर अवध आता है और मुगल आते हैं। ये पूरा हिस्सा एक था। समझ गए हो? चलो 1756, नेक्स्ट पॉइंट। 1756 डाइड। 1756 में डेथ होती है किसकी? अली वर्दी खां की। फैक्ट्स ध्यान से, मैं रिपीट करवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास जब भी लूंगा। हर नेक्स्ट लेक्चर में पिछले लेक्चर के फैक्ट्स पूछे जाएंगे आपसे, इसी बहाने रिटेन हो जाएगा आपको। 1756 डाइड। राजा बनता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला बिकेम द किंग। राजा कौन बना? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला काबिल आदमी था। जब काबिल आदमी हो जाता है तो काबिल के नाते बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं? कॉन्स्पायरेसी करते हैं। भाई आपके घरों में भी होंगे, आपकी रिश्तेदारी में भी होंगे, आपके दोस्तों में भी होंगे। अगर आप बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपके कैपेबल नहीं है, मतलब आपसे फाइट नहीं कर सकते हैं, तो दिमाग लगाते हैं। दिमाग, वो देखिए आपने 3 इडियट, चतुर, उस तरीके के लोग आपकी लाइफ में हर, ऐसा नहीं वो गलत लोग हैं, वो मेहनत करने से डरते हैं इन सेंस ऑफ सामने वाला ना कर ले जाए ज्यादा। तो इस तरीके से सिराजुद्दौला को पीछे करने में जिस बंदे ने कॉन्स्पायरेसी की, उसका नाम था मीर जाफर। तो वो सारी कहानी में पढ़ाऊंगा आपको बैटल ऑफ प्लासी में, यहां नहीं। लिखिए, सिराजुद्दौला बिकेम द किंग, लिख लिए, लिखो 1757, 1757 डैश बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध डैश डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों द्वारा हरा दिया गया। नाउ बंगाल इज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स। अब बंगाल किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया। यहां तक समझ में आ गई बात? यानी 1707 से लेकर के 1757 तक की कहानी सब ठीक रही। 1757 में प्लासी की लड़ाई और बंगाल किसके पास चला गया? हमें यही पढ़ना है, जो लोकल स्टेट अलग हुए, वो लोकल स्टेट अलग कैसे हुए, वहां की क्या कहानी रही, और फाइनली अंग्रेजों के पास कैसे, अल्टीमेटली तो अंग्रेजों के पास ही पहुंचे, कैसे पहुंचे। समझ में आया बंगाल कहां चला गया? अब प्लासी के बाद की कहानी क्या हुई, वो अंग्रेजों को जब पढ़ोगे तो बताऊंगा वहां पे। क्लियर हो गया? नॉट रिवोल्ट, स्पेशली रिवोल्ट किस सेंस में आप कह रहे हो? नहीं, ब्रिटिशर से तो कोई मतलब ही नहीं हुआ था। ब्रिटिशर से रिवोल्ट अलग चीज होती है, ये फाइट थी, पहली वॉर थी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। रिवोल्ट इन्होंने नहीं किया था, रिवोल्ट आगे की कहानी होगी। रिवोल्ट वर्ल्ड, रिवोल्ट तो फिर लोकल लोग ज्यादा करें, अंग्रेजों से फाइट हुई, अंग्रेजों से रिवोल्ट नहीं हुआ है। रिवोल्ट, रिवोल्ट कब होता है? जब आप अपने अगेंस्ट में कोई, आप जैसे हिंदी क्या बोलते हैं रिवोल्ट को? विद्रोह। विद्रोह किससे किया जाता है? अपनों से, सामने वाले से युद्ध किया जाता है। तो अंग्रेजों के साथ रिवोल्ट कभी नहीं हुआ है, अंग्रेजों से हमेशा क्या हुआ है? फाइट हुई है। उसको नाम भले रिवोल्ट लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो पहली फाइट ब्रिटिशर्स के साथ बैटल ऑफ प्लासी की आती है, ठीक है। तो प्लासी की कहानी क्या रही, प्लासी के बाद बक्सर आएगा, उसकी कहानी क्या रही, वो आगे जानना, ठीक है। तो बंगाल अंग्रेजों के पास कैसे चला गया, समझ में आ गया सबको? बंदों के नाम क्लियर हो गए, डेट क्लियर हो गई। चलो दूसरा हो अवध। सेकंड है आपका अवध। अब यहां पे थोड़ी सी आपको मैपिंग करनी है। इंडिया बनाइए, अवध बना लीजिए। अवध आज के समय का लखनऊ, आज के समय का लखनऊ के आसपास का एरिया अवध कहलाता है। थोड़ा सा एरिया यूपी में बना लीजिए। अवध कहां पे है? सेंट्रल यूपी में अवध है आपका।
सेंट्रल यूपी में अवध है, चेक करिए बन गया आपका अवध। चलिए अवध के बारे में लिखिए। अवध की सिचुएशन लिखिए। फ्रॉम द कन्नौज टू कर्मनासा रिवर, कन्नौज से कर्मनासा नदी तक अवध है। कन्नौज और लखनऊ के आसपास, कन्नौज कानपुर लखनऊ पूरा हिस्सा अवध कहलाता है, ठीक है। फैजाबाद वाला पोर्शन, अयोध्या अयोध्या वो पूरा हिस्सा अवध कहलाता है। अवधि वाला सुने होगे वर्ड आप लोग। कर्मनाशा, KARMNASHA, कर्मनासा नदी, ठीक। अब सीधी बात है, अवध का कोई ना कोई बंदा होगा जो मुगल किंग ने अपॉइंट किया होगा। ये सब अलग अलग स्टेट थे, उसका नाम लिखिए। 1722, 1722 का टाइम है। बंदे का नाम है सादत खां, SAADAT, सादत खां। सादत खां ये बंदा था जिसने अवध को सेपरेट किया था, किससे? मुगल्स से, ठीक है। चलो देन इसका नेफ्यू है, भतीजा है सफदरजंग, सुना होगा तुम लोगों ने नाम। अवध में सफदरजंग चौराहा है लखनऊ में। लखनऊ गए हैं? लखनऊ गए हैं आप लोग? लखनऊ नहीं गए? कोई बात नहीं। सफदरजंग तो सुने ही होंगे, दिल्ली में भी सफदरजंग है हॉस्पिटल, सुने? तो सफदरजंग है, याद रखना। बड़े कंफ्यूजन में लोग सफदरगंज बोल देते हैं, सफदरगंज तो है क्या? सफदरजंग। वो भतीजा है किसका? सादत खां का, ठीक है। वो राजा बनता है 1748, 1748 में वो राजा बनता है। सफदरजंग बिकेम द किंग 1748। तो 1722 से सादत खां राजा बना, 1748 में सफदरजंग बना, इसका कंट्रोल करता है। 1753 किंग बनता है इसका लड़का सुजा-उद-दौला। सुजा-उद-दौला नाम बड़े याद रखना, क्योंकि बिहार में पीछे सिराजुद्दौला पढ़े हो, नाम देखना ध्यान से। क्या नाम? सुजा, SHUZA, सुजा-उद-दौला। ये राजा बनता है 1753 में, पहली चीज। नेक्स्ट, सुजा-उद-दौला ये आपका राजा बनता है। नेक्स्ट 1761 डैश अहमद शाह अब्दाली अटैक्ड। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पे अटैक किया। अहमद शाह अब्दाली अटैक्ड, और इसी अटैक को बोलते हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो अवध किसके कंट्रोल में इस समय राइट नाउ था? सुजा-उद-दौला के पास था। 17 कब तक पहुंच गए आप? 61। पीछे थोड़ा सा रिमाइंडर लीजिए, पीछे मैंने अभी आपको बंगाल बताया, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो प्लासी में जो बंगाल वाला पोर्शन था, ध्यान से मैप को चेक करो, ये जो बंगाल वाला हिस्सा था किसके पास पहुंच गया? अंग्रेजों के पास, बैटल ऑफ प्लासी में 57 में। तो 57 के बाद जब अगले बढ़ेंगे तो सीधी बात है वो टुवर्ड्स नॉर्थ बढ़ेंगे। तो नॉर्थ में बढ़ते हैं, 1761 में अवध वाले पोर्शन में कौन राजा बनता है? सुजा-उद-दौला। 53 में बन गया था ना। तो अंग्रेजों की कायदे में सुजा-उद-दौला से फाइट होगी। दिक्कत ये थी कि जो सुजा-उद-दौला वाला पोर्शन था उसने, और बंगाल का जो उस समय का राजा होगा उसने, और जो मुगल उस समय का किंग, तीनों ने मिल करके एक ग्रुप बनाया था, और वो ग्रुप मिल करके अंग्रेजों से लड़ा था। उसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। कुछ कुछ समझ में आ रही है चीजें? बहुत ध्यान से। 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो बंगाल किसके हाथ में आ गया? अंग्रेजों के। यहां तक क्लियर है? 1757, फिर 58, फिर 59, फिर 60। सीधी बात है, जो अंग्रेज होंगे वो अब आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे, तो आगे की तरफ पहुंचेंगे तो अवध की तरफ पहुंचेंगे। तो अवध का जो राजा था उसने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में शामिल किया दो और लोगों को, जिसमें से एक ऊपर है जो दिल्ली में बैठा हुआ है मुगल किंग, दूसरा नीचे बंगाल जो हराया था अंग्रेजों ने, वो भी गुस्से में ही होगा, उसको तीनों को मिल करके ग्रुप बनाया।
और तीनों ने मिल करके ग्रुप बना के अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को बोलते बैटल ऑफ बक्सर। उस लड़ाई में ब्रिटिशर्स ने इन तीनों को हरा दिया। यानी अब अगर देखा जाए तो जो बंगाल वाला पोर्शन है और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस अवध जो लिखा हुआ, ये पूरा हिस्सा अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया होगा कि नहीं? तो बंगाल ऑलरेडी आ चुका था कंट्रोल में, और 64 की लड़ाई में अवध वाला पोर्शन भी आ गया। लिख लीजिए इस चीज को, 1764 1764 डैश बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, डैश मुगल, मुगल प्लस अवध प्लस बंगाल, मुगल अवध और बंगाल डैश डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स द्वारा हरा दिया गया। डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स द्वारा इनको हरा दिया गया। डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स, क्लियर हो गया? वो अटैक करके लूट के चला गया था। नादिर शाह का नाम सुनियो, तो नादिर शाह का भतीजा था अहमद शाह अब्दाली, ठीक है? तो वो नादिर शाह 1739 में आया, इंडिया को लूट के चला गया। फिर अहमद शाह अब्दाली देखा देखी कि इंडिया अमीर स्टेट था, तो उसने अटैक किया, लूट के चला गया, उसके कोई कंट्रोल नहीं किया था। क्लियर हो गया? तो 1764 तक बंगाल वाला हिस्सा और ब्लू वाला, ये दोनों पोर्शन किसके हाथ में आ गए थे? अंग्रेजों के हाथ में आ गए थे। यहां तक समझ में आ गया? ठीक। नेक्स्ट स्टेट आइए, हैदराबाद। नेक्स्ट स्टेट हैदराबाद। ये जो सामने आप पोर्शन देख रहे हैं, ये इमेज आपके हैदराबाद की है। आज के समय का जो आप तेलंगाना कह सकते हैं, उस समय का ये हैदराबाद था। इसमें कुछ हद तक आप देखो महाराष्ट्र का इमेज आपको दिख रही है, महाराष्ट्र का पोर्शन है, कर्नाटक का हिस्सा जुड़ा हुआ है, इधर साइड में बरार दिख रहा है, ऊपर एमपी वाला पोर्शन था, छत्तीसगढ़ नीचे आपको लटका हुआ दिख रहा है पोर्शन। इतना बड़ा हैदराबाद था। आप उस समय के हिसाब से समझो तो ये उस समय का रिचेस्ट रीजन था, सबसे अमीर प्रोविंस था हैदराबाद। बहुत ही ज्यादा पैसा था हैदराबाद के निजाम के पास, तगड़ा पैसा था। तगड़े का मतलब है लिस्ट, मतलब लिटरली तगड़ा पैसा था, इसको झूठ वाली बात नहीं है। कुछ कहानियां इस तरीके से हैं कि हैदराबाद के निजाम का पेपर वेट अभी नीलाम हुआ है। पेपर वेट जानते हैं? जो पेपर को रखते हैं, दबाते हैं पेपर को दबाने के लिए, वो नीलाम हुआ है, कॉस्टिंग अराउंड 900 CR। समझ में आई बात? तुम्हारे घरों में पेपर वेट होता होगा, तुम लोग बुक से ही रख देते हो, अगल बगल की किताब उठा के रख देते हो या कुछ और रख देते हो। तो उन भाई साहब का पेपर वेट बिका है 900 करोड़ रुपए का। आप खुद हिसाब लगा लो, जिसके पास पेपर वेट 900 करोड़, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? तो ऑब्वियस बात है हर किसी की नजर इस पे होगी, हैदराबाद के ऊपर, तो ब्रिटिशर्स की भी नजर होगी, सीधी बात है। ठीक, ये थोड़े से गड़बड़ आदमी था। गड़बड़ आदमी का सेंस है कि ये लोग चाहता था उसमें मिल जाना, मतलब अंग्रेजों के सपोर्ट में था ये बंदा, शुरू से ही रहा। बाद में फिर पटेल साहब जब थे आज़ादी के बाद, ये एरिया देखो 1956 लिखा हुआ है सामने, तो 1956 तक की कुछ कहानी थी। उसके बाद हैदराबाद भी चाह रहा था पाकिस्तान में मिलना। पटेल साहब थोड़े विजनरी आदमी थे, तो उन्होंने, पटेल समझ रहे, वल्लभ भाई पटेल, तो वो विजनरी आदमी थे, तो उन्होंने क्या बोला, देखो ऐसा है प्यार से मान जाओ, नहीं हम दूसरा तरीका अपनाते हैं। बहुत जरूरी था, क्योंकि आप इमेजिन करके देखिए कि ये जो सामने हैदराबाद है, ये हिस्सा अगर पाकिस्तान में होता, ऐसा होने की जो आपको लग रहा हो संभावनाएं नहीं थी, ऐसा नहीं, ऐसा होने की संभावना 100% थी। साइन करने जा रहा था ये बंदा, ये तो एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था इसको, ये साइन करने जा रहा था पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ। अगर कर देता तो हम कुछ नहीं, यूएन के अंडर में हम कंट्रोल पे कुछ नहीं कर पाते, हो जाता ये कहानी। किसके हाथ में था ये? अब सोचो इंडिया के बीचों बीचों पाकिस्तान, बगल में है तो दुखी करके रखा हुआ है, तुम्हारे घर के बगल वाले घर में दुखी करने के लिए रखे, तुम्हारे घर का एक कमरा उसका है, वो रोज आ रहा जा रहा है। समझ रहे बात को? कितनी सरदर्दी थी। तो इसीलिए नेहरू साहब, किसी लोग बोलते हैं कि नेहरू साहब थोड़े गड़बड़ आदमी थे। हाँ ठीक है, वही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो उस सेंस में कहानी है आपका। तो हैदराबाद के बारे में चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार ना फाउंडर का नाम आया, वो लिखो 1724, 1724, 1724। बंदे का नाम थोड़ा ध्यान से लिखना, चिन किलिच खां, CHIN, चिन किलिच, KILITCH, KILITCH, चिन किलिच खां, KHAN। ध्यान से, चिन किलिच खां। इसमें IAS की मैं आपको डिफरेंस समझा दूं। अगर यूपी में पूछेगा तो चिन किलिच खां नाम आएगा, अगर IAS में पूछेगा तो इसने टाइटल लिया था निजाम उल मुल्क, ब्रैकेट में लिख लीजिए, निजाम उल मुल्क।
कई बार यूपीपीसीएस में इस बंदे का नाम निजामुल मुल्क के नाम से भी आया हुआ है, तो वो आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान से। चिन किलिस का नाम है, इसने उपाधि ली थी निजामुल मुल्क थी, यहीं से निजाम वर्ड निकला हुआ है, समझ गए? ठीक। ये हैदराबाद को सेपरेट करके फाउंडर्स ने सेटअप किया था। ये बंदा ठीक था, मैं ऐसा नहीं कर, मैंने क्या बोला, जो निजाम अभी जो वर्ड में यूज कर रहा था कि वो गड़बड़ था, वो ये नहीं था, ये तो सेटअप किया था ना इसने। ये तो बाद में आजादी के समय की बात है, ये कहानी आप कब की पढ़ लें, 1724 की, और हम आजाद 1947 में, 250 साल आगे की बात है। तो पर यही नहीं जिंदा होगा ना, इंसान है, कछुआ थोड़ी है यार। हाँ जी, फाउंडर है, बढ़िया आदमी था, बढ़िया के सेंस में लिखे ही डन अ लॉट ऑफ वर्क, उसने कई सारे कार्य किए, लाइक इंप्रूवमेंट ऑफ द पब्लिक के लिए बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे। जैसे नंबर 1 लिखो, टॉलरेंस टुवार्ड्स हिंदू, हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता दिखाई। पेनल्टी फॉर द मुस्लिम्स, मुस्लिमों को दंड दिया। एंडेड करप्शन, करप्शन को खत्म किया। एंडेड करप्शन, करप्शन को खत्म किया। स्टार्टेड द पोस्ट, वेट वेट वेट, स्टार्टेड द पोस्ट सब गवर्नर, एक नई पोस्ट का अपॉइंटमेंट किया उप गवर्नर के नाम से, उप गवर्नर के नाम से, ठीक। केम अंडर कंट्रोल 1856, 1856 में ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, 1856 में ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया, 1856 में। एज सच कोई बहुत ज्यादा फाइट आइट यहां पे नहीं होती है। नेक्स्ट, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक हैदराबाद के नीचे वाला हिस्सा लिखिए। कर्नाटक में 1740, 1740, 1740 से 1740 सेपरेटेड फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद से कर्नाटक अलग होता है, सेपरेटेड फ्रॉम हैदराबाद, हैदराबाद से अलग होता है। सिक्सटीन 1664 फ्रेंच कंपनी सेटअप, 1664 में फ्रेंच कंपनी सेटअप होती है, फ्रेंच कंपनी सेटअप होती है 1764। ध्यान से, 1740 में कर्नाटक अलग हुआ, 1664 में, पिछली बात बता रहा हूं, 100 साल पिछली बात, कर्नाटक कौन बन चुकी थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्योंकि कहानी यहां पे है, लिखो 1743, 1743 फ्रेंच कंपनी कंट्रोल द कर्नाटक, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने किसको कंट्रोल किया था? कर्नाटक को कंट्रोल किया था। डेटा ध्यान से, और 1769 एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, अंग्रेज फ्रेंच की लड़ाई हुई है, एंग्लो फ्रेंच वॉर डैश कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिशर्स। 1769 में कर्नाटक किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिशर्स के हाथ में। उसके पीछे की कुछ और कहानी, एंग्लो फ्रेंच पढ़ोगे कर्नाटक, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग करके पढ़ोगे आगे, ठीक। ये हिस्सा रहा आपका हैदराबाद का। नेक्स्ट है कर्नाटक का, नेक्स्ट है आपका कौन है? मराठा, हेडिंग डालिए, मराठा किंगडम,
मराठा की क्या कहानी रहती है? मराठा नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, केवल मराठा को कंट्रोल करने वाला पढ़ा रहा हूं, ध्यान से। मराठा के बारे में आपको इतना ध्यान रखना, 1707 में जो औरंगजेब की डेथ होती है, शिवाजी औरंगजेब तक सब बढ़िया चलता है। शिवाजी जब खत्म होते हैं तो शिवाजी के बाद पेशवा आता है। पेशवा सुने आप लोग? जो शिवाजी की आर्मी में प्रधानमंत्री होते थे उनको पेशवा बोलते थे। तो राजा जो थे उसकी वैल्यू घटती चली गई, पेशवा की वैल्यू बढ़ती चली गई। आप लोगों ने नाम सुना होगा 1857 में नाना साहब, नाना नाम सुनो, तात्या टोपे का नाम सुने हो? हाँ, तो ये वो लोग थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में फाइट की थी। तो ये मराठा से ही रिलेट करते हैं। तो ये मैंने बोला ना, मैं मराठा बिल्कुल नहीं पढ़ा, और मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि मराठा ब्रिटिशर्स के पास पहुंचा कैसे। डेट आपके सामने 1664 से 1760 तक की कहानी है। मराठा किंगडम उस समय का इतना बड़ा था। नीचे दिख रहा है आपको मराठा, राजपूत राजपूत पूरा यह हिस्सा था मराठा का। तो जलवा था शिवाजी का भाई। बट उसके आगे की कहानी बता देता हूँ, लिखो 1700, ऐसा पहले लिख लो, ऐसा लिखो 1681, 1681 औरंगजेब अटैक्ड मराठा। औरंगजेब ने मराठों पे अटैक किया। पहली बार फाइट है औरंगजेब की मराठों के साथ। टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब, टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु के समय तक, टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु तक, मराठा बिकेम सबऑर्डिनेट स्टेट, मराठा अधीनस्थ राज्य रहा। मतलब वो टैक्स देता था मुगलों को। उसके बाद किसकी डेथ होती है? शिवाजी की डेथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी, शिवाजी की मृत्यु के बाद 1700 एडी, 1700 के तक हम पहुंचे हैं। शिवाजी सेकंड बिकेम द किंग, शिवाजी सेकंड राजा बना, शिवाजी सेकंड बिकेम द किंग। नेक्स्ट 1700, 1731, 1741। एक्चुअली बड़ी खतरनाक है शिवाजी की स्टोरी, कंफ्यूजन हो जाए। खतरनाक का मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। शिवाजी ने 2 शादियां की थी एक्चुअली, और कोई रीजन नहीं है। तो दोनों शादियों में 2 बेटे, 2 बीबी, 2 बेटे, फिर एक बेटे की फिर शादी, समझ रहे हो कहानी? वो बहुत कंफ्यूजन कर दी है। ऊपर से नाम भी अलग अलग होते तो समझ में आता, संभाजी द्वितीय, संभाजी फर्स्ट, शिवाजी फर्स्ट, शिवाजी सेकंड, समझ रहे हो? तो ये बड़ा कंफ्यूजन करता। नाम अगर राहुल, रोहित, मोहित तो समझ में आ जाता फटाफट। बट वो एक ही जैसे नाम होते हैं ना, जैसा एलिजाबेथ फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो 16 एलिजाबेथ हुई हैं। अब हिसाब ये हुआ कि तुमको पढ़ने में कौन सी एलिजाबेथ, खाली अक्षर इधर उधर हो गया, लेटर नहीं, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, कंफ्यूजन खत्म। समझ रहे हो? इसी में कहानी है। तो इसलिए शिवाजी थोड़ा ध्यान से लिखना। 1731 बैटल ऑफ वारना, वो सॉरी 1731 में लिखो ट्रीटी ऑफ वारना, वारना की संधि हुई, वारना की संधि लिख लीजिए खाली बस। 1731 वारना, वी वारना, वारना की संधि होती है। क्या संधि होती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, संधि हुई। नेक्स्ट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध याद है, पीछे लिखाया था मैंने। उसमें मराठों की तरफ से लड़ा था सदाशिव राव भाऊ, लिखो सदाशिव राव भाऊ, सदाशिव राव भाऊ डैश डिफीटेड बाय अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने हरा दिया था सदाशिव राव भाऊ। इस पे कोई मूवी वूवी भी बनी है शायद, पानीपत की तृतीय लड़ाई में। किसकी थी? अर्जुन कपूर कौन है? कोई हीरो है? बोमन ईरानी का बेटा, बोनी कपूर का बेटा। बोनी कपूर कौन है? फिल्म प्रोड्यूसर है यार, गजब इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास। यहाँ हीरो हीरोइन कंपनी पहचानते तो प्रोड्यूसर हो जानती हो। बोनी कपूर का बेटा अर्जुन कपूर। अच्छा, नहीं मैंने उसका मुझे याद नहीं, कि बता रहा था बच्चा कि सर पानीपत पे मूवी बनी है, अहमद साहब दाली के ऊपर है ना। हाँ, तो उसको देख लीजिएगा अगर आप, पता नहीं। बेकार है, मैंने नाम ही नहीं सुना तो क्या बताऊं मैं। बोमन, अरे क्या, बोनी कपूर, अर्जुन कपूर है, श्रीदेवी का हस्बैंड है। श्रीदेवी मैं समझ गया, उसका हस्बैंड तो मैं, उतनी गूढ़ ज्ञान नहीं है मेरे पास, हो सकता हो।
हीरो हीरो है ये, क्या नाम बता रहे हो, क्या अर्जुन कपूर? अच्छा, हीरो हीरोइन का बेटा है तो बस हीरो ही बनेगा, चाहे काबिलियत हो चाहे ना हो ना। अच्छा साहब, चलो ठीक है, तो ये बनता है। और यहाँ पे कौन हारते हैं? अहमद साबदाली ने हरा दिया किसको? पानीपत में इनको हरा दिया। फिर यहीं पे लिखो, 3 बैटल ऑफ एंग्लो मराठा, 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं एंग्लो मराठा, आंग्ल मराठा की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। 3 बैटल ऑफ एंग्लो मराठा, आंग्ल मराठा की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। 1 2 3 करके आगे पढ़ने तुमको, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर, एंग्लो अफगान वॉर, ये तीनों चारों वॉर पढ़नी है, तो अलग से मैं पढ़ाऊंगा आपको। अल्टीमेटली लिखो, जो थर्ड में लिखो, लास्ट जो बैटल हुई है वो 1818 में हुई है, 1818 1818। मराठा केम अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, जो मराठा था वो ब्रिटेन के कंट्रोल में आ गया, ऐसे समझो। समझ गए कॉन्सेप्ट? जो मराठा था वो किसके कंट्रोल में आ गया? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। हमें तो यही समझना है कि सारा एरिया किसके किसके हाथ में पहुंच रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ, रुहेलखंड। रुहेलखंड का एरिया आप समझते हैं, अवध दिख रहा है आप लोगों को? अवध के ऊपर साइड में ही रुहेलखंड है, यही रुहेलखंड, बरेली वाला सेक्शन, जो बरेली वाला पोर्शन है वो रुहेलखंड कहलाता है। ये रुहेलखंड है, नीचे अवध है, बगल में आगरा है, ठीक है। उस समय के प्रोविंसेस है। रुहेलखंड में लिखो, एरिया नियर बाई फरुखाबाद, एरिया नियर बाई फरुखाबाद, फरुखाबाद के आसपास का जो एरिया है वो रुहेलखंड कहलाता है। बंदे का नाम है अली मोहम्मद खां, अली मोहम्मद खां। 1723, 1723 में इसने अपने आप को सेपरेट किया। 1739, नेक्स्ट पॉइंट, 1739, अटैक्ड ऑफ अहमद साहब नादिर शाह, अटैक्ड ऑफ नादिर शाह, 39। 1739 में नादिर शाह का अटैक हुआ। कंट्रोल दिस एरिया, इस एरिया को नियंत्रण में लिया। फाइट विद द ब्रिटिशर्स, यहाँ के जो लोकल लोग थे वो फाइट करते रहे ब्रिटिशर। इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, केवल एक बार पूछा है रुहेलखंड के फाउंडर का नाम बस, और किसी का नाम नहीं है, तो ज्यादा परेशान इसके लिए नहीं हुई है। अली मोहम्मद खां फाउंडर है रुहेलखंड का, दैट्स इट, इससे अलावा कुछ नहीं। मुगल, सब कुछ मुगल, सारा इंपायर मुगलों के अंडर में तो है, सब कुछ वहीं से अलग हो रहे हैं। नेक्स्ट, सामने है आपके उस समय के मेजर फाइटर राजपूत, हेडिंग डालिए नेक्स्ट। राजपूत में सामने डायनेस्टी आप देख रहे होंगे, ये सब नाम है राजपूतों के, चौहान, राठौड़, परमार, सिसोदिया, कछवाहा, तोमर और सोलंकी। ध्यान से नाम देना, एरिया वाइज लिख लो तो जरूरी, क्योंकि सोलंकी बहुत बार, भीम सोलंकी है गुजरात का राजा, सोमनाथ है, सोमनाथ इस बंदे ने बनवाया, तो ना नाम चौहान नाम सुने हो? चौहान दिल्ली, दिल्ली के राजा था चौहान, इसी से फाइट हुई थी तराइन वाली है। तो थोड़ा जरा ध्यान से लिखो, ये राजस्थान कवर हो रहा है, थोड़ा एरिया ध्यान से बनाना मैपिंग। ऊपर चौहान देखना दिल्ली में टच हो रहा है, नीचे सोलंकी गुजरात में टच हो रहा है, और तोमर एमपी में टच हो रहे हैं। थोड़ा ध्यान से जरा बनाओ, तो इसको, इसकी जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को, बनाओ। हो गया, चलो
चौहान जहाँ पे लिखे हो वहाँ पे लिख लो दिल्ली, लिख लो, जरूरी चीज़ है। चौहान जहाँ आप लोग बनाए हैं वहाँ पे लिखो दिल्ली, जहाँ सोलंकी लिखे हो वहाँ पे लिखो गुजरात। कि पता नहीं तुम लोग क्या कुत्ता बिल्ली बनाए होगे मैपिंग में। सोलंकी में लिखो गुजरात, तोमर में लिखो एमपी, जरूरी है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि भीम सोलंकी का नाम बहुत फेमस है, सोमनाथ को बना। सोमनाथ तो जानते होंगे आप लोग ना, बहुत। सोमनाथ के बारे में खासियत क्या है, ये क्यों फेमस है सोमनाथ? जी, अटैक किया था 24 बार, ठीक बात। और खास बात, स्पिरिचुअल पॉइंट से क्यों फेमस है सोमनाथ? सोमनाथ क्या है? टेम्पल है, ज्योतिर्लिंग है। याद रखिए, 12 ज्योतिर्लिंग में पहला सोमनाथ। अगर आपको ज्योतिर्लिंग की यात्रा शुरू करनी है कभी भी, तो सोमनाथ से शुरू होती है, रामेश्वरम खत्म होती है, रूल है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, मुंडा कहीं पहुंच जाओ, कोई टेंशन थोड़ी है, शिव जी मना थोड़ी करेंगे। रूल के हिसाब से सोमनाथ से स्टार्ट होकर के रामेश्वरम खत्म होती है, अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पे वास्तव में कर रहे हैं। सीरियस, आपने रामेश्वरम से शुरुआत की है, सही है। मैं गलत कुछ नहीं, धर्म धर्म वाली बात। मैं महाकाल गया, मैं सीधी मैं नहीं जा पाया, उसमें ऐसा नहीं है। बट ये कि अकॉर्डिंग टू, क्योंकि चंद्रमा ने बनाया था, चंद्रमा को आशीर्वाद। चंद्र पता है, सोमनाथ का जो मेन मंदिर है वो चंद्रमा ने बनवाया था। चंद्रमा की कहानी पता है? थोड़ा शिव जी के साथ थोड़ा अच्छा नहीं था उनके संपर्क, तो उनको श्राप प्राप्त दे दिया था। तो माफी आफी मांगने पे चंद्रमा ने, तो उन्होंने बोला था किसी को, चंद्रमा ने, और चंद्रमा को बोला था कि आप शिव जी का एक शिवलिंग स्थापित कीजिए, ज्योतिर्लिंग। तो चंद्रमा ने ही स्थापित किया था सोमनाथ में। तो उससे खुश होकर आशीर्वाद दिया गया था बाय द शिव कि जो व्यक्ति भी यहाँ से शुरू करके जाएगा, तो एक रैंकिंग है ना भाई, ज्योतिर्लिंग के हिसाब होता ना यार। महाकाल ऐसे नहीं जाया जाता। महाकाल भाई, महाकाल, आप बात, कुछ लोग ना केवल महाकाल को टूरिस्ट प्लेस समझते हैं। महाकाल टूरिस्ट नहीं है, बात केदारनाथ, महाकाल, ये सब टूरिज्म सेंटर नहीं है, स्पिरिचुअल के हेडक्वार्टर है ये सब यार। मतलब बिलीव मानिए, वहाँ पे बहुत अलग तरह की एनर्जी जनरेट होती है। कुछ लोगों को लगता है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा वैसा नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है। सीरियसली बता रहा हूँ। कुछ लोग लगता है आजकल के जो लड़के लपाड़ू है ना, उन लड़के नहीं, आजकल के यूथ, उनको अब कुछ नहीं है, महाकाल केदारनाथ ये सब घूमने चले गए, सेल्फी खींच लिए, वो गए, वो है नहीं चीजें वो। फिर बाद में अचानक से ही कुछ होता है चीजों को लेकर के। अब चूंकि ये सिचुएशंस गलत हैं, लेकिन अहमदाबाद वाला केस को याद रखिए, इसमें बहुत सारे लोगों के लोग खत्म हुए हैं, और लॉजिक बात है, उनके साथ सिंपैथी भी सबकी होनी चाहिए। लेकिन प्रेमानंद की बातें सुने हो आप कभी? प्रेमानंद साहब सुने हो? तो उनकी बातें कभी सुने हो कि भाई साहब यहीं का यहीं है? और ये मान के चलिए कि अगर जितना आपने बूंद बूंद की चीजें खाई हैं, उतना यहीं भुने जाओगे भाई साहब, ये सच्चाई है। समझ रहे हैं मैं इशारे क्या कर रहा हूँ? तो मैं ऐसा नहीं कह रहा वो सभी लोग गलत थे, ये सभी लोग सही थे। बट पॉइंट क्या है, मैंने परसों नरसों की आगरा में केस देखा था, उसके ऊपर गिरता पूरा हुआ, खोलता हुआ जो प्लास्टिक होता है वो गिर गया उसके ऊपर। एक ड्रम प्लास्टिक, जानते हैं प्लास्टिक? वो कभी पन्नी जलाई है तुम लोगों ने? छोटे बचपन में वैसे गिरती है, हल्की सी भी मोम आपके हाथ में गिरता क्या हाल होता देखियो। सोचो, पूरा खोलता था ड्रम, उसके ऊपर गिर गया। मरना तो हर किसी को है। एक होता है नॉर्मल जीते जी ऐसे नॉर्मल खत्म हो जाए, और एक होता है ऐसे। बात समझ में आ रही? तो सोच के देखो ऐसे क्यों हो रही डेथ। बात समझ रहे हो भाई? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आप कर्म कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे कर्म सही हैं, तो ये आप ही को लगता है। आपके कर्म सही हैं, अगर दूसरों को लगे तो वास्तव में मानिए कि आपके कर्म सही हैं। ये सच्चाई बता रहा हूं आपको, नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है यार, 3-3, 3.5, 4-4 घंटे की पढ़ाई में सिविल क्रैक किए हैं। बिलीव मानिए, भरोसा रखिए, 3-4 घंटे की पढ़ाई में सिविल क्रैक कर गए, और 18-18 घंटे पढ़ ले, प्री नहीं निकल रहा। कर्म बहुत मैटर करते हैं आपकी लाइफ में, ध्यान रखिएगा। नियति जो बोली आती ना, सोच, सामने वाले के प्रति जो आपकी नियति, नियति समझते हो? नियत, नॉट नियति, नियत समझते हो? बहुत मैटर करती है। आपके मन में कितना खुरापात है, छल कपट कितना है। अरे अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं, मनोज का मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं। तुम लोगों को मैंने दिया होगा इंटरव्यू में ना, लास्ट के 10 मिनट का इंटरव्यू वाला था, वो इंटरव्यू में खाली गया, लास्ट के 5:40 पे उसका इंटरव्यू था, और 6 बजे इंटरव्यू खत्म होता है। 10 से 6 इंटरव्यू चलते हैं यूपीएससी में। 5:40 पे इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू देने में बैठा, उसके जो वो थे इंटरव्यू लेने वाले, वो अपनी सब फाइल डाइल फोल्ड कर रहे थे, मतलब खत्म इंटरव्यू सबका। आगे बोला बैठो, बैठा, 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पापा का नाम, दूसरा क्वेश्चन होम टाउन, होम टाउन बाराबंकी था शायद उसका, और बाराबंकी की कुछ खास बात बता दीजिए। नहीं होता है आपके घर की कुछ कहाँ से आ गई, बाराबंकी की कुछ खास बात, तो उसने कुछ खास बात बताई बाराबंकी की, ये होती है XYZ। बस 3 क्वेश्चन, बोला घर जा, हो गया।
आप समझ रहे हैं? यही 3 क्वेश्चन पूछे आईएएस के इंटरव्यू, बोला घर जा हो गया तुम्हारा। बताइए, वो आया बाहर निकल के धाड़े मार के रो रहा फोन पे मेरे से कि सर मेरी तो खत्म हो गई इस बार की कहानी, मूड खराब हो गया वो करके, क्यों इंटरव्यू लिया ही नहीं। अब इंटरव्यू आधे घंटे का इंटरव्यू होता, 40 मिनट की बंदा प्रैक्टिस करके गया, 3 मिनट इंटरव्यू, 4 मिनट चला, बाकी उससे बिस्किट। पहली बार तो किसी व्यक्ति से मैंने पहली बार लाइफ में सुना कि बिस्किट ऑफर किया गया, चाय पियोगे? समझ रहे हो? वो बैठा हुआ था जो पैनल, वो कह उससे पूछ रहा चाय पी लो। अब चूंकि चाय वो लोग पी रहे थे ना, तो सामने ऑफर तो करते हैं। अब तुम इंटरव्यू देने का, तुम चाय शुरू हो जाएगा, हाँ अच्छा देना सर, ला बहुत देर से बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, ला चाय पी लेते हैं। नहीं तो लॉजिक, अब चाय मना करोगे? सोचो सोफिस्टिकेटेड तरीके से मना के 3 क्वेश्चन पूछे, घर 237 नंबर 300 में, कहां से? यहां से। बात समझ में आती है? ये होता है जलवा। और लगे पड़े हैं डीपी अग्रवाल का एक पैनल बनता, अब तो डीपी का रिटायर होगा ना, डीपी अग्रवाल के पैनल में आते तो लोग कहते हैं खत्म कहानी इस साल। पैनल अलग अलग डिसाइड होता है, जब इंटरव्यू आप देने जाते हैं तो पहले डिसाइड हो जाता है कि आपका पैनल कौन सा है। जो चेयरमैन होता है पैनल का, 5 लोग होते हैं, उसमें एक चेयरमैन होता है, तो आपका किस बोर्ड में जा रहा है वो आपको पता चल जाएगा एक दिन पहले। बस जुगाड़ उगाड़ इसीलिए सेट नहीं यूपीएससी में हो पाता, एक दिन पहले बोर्ड में सेट होता है। इनके बोर्ड, उस बोर्ड में जो मेंबर है उनके नाम नहीं पता चलते, वो उसी दिन यूपीएससी में जब आप जाएंगे एंट्री करेंगे वहीं पता चलेगा आपको। बात समझ रहे हो? सब उसके लिए, करप्शन पर्सन नहीं, जुगाड़ उगाड़ लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए होता है। तो डीपी अग्रवाल बड़ा फेमस नाम था, कभी गूगल करना डीपी अग्रवाल यूपीएससी चेयरमैन, पता चल जाएगा उस समय के हाल। 110 नंबर, 65 नंबर, 70 नंबर इंटरव्यू में देते थे 300 में से, और वो बंदा 237 लेके आया डीपी अग्रवाल के बोर्ड से। समझ रहे हो भाई साहब? ये होती है जब आपके भगवान चलता है आगे आगे, कोई नहीं रोकते। कहते हैं आगे आगे कोई चले तो फिर पीछे तो भाई साहब कुछ नहीं कोई कर सकता, ऐसे लोगों के चलता है। उस बंदे की ह्यूमैनिटी मैंने खुद देखी अपनी आंखों से, ऐसी ऐसी बातें उसकी ह्यूमैनिटी में थी, मतलब मैं दंग रह गया था। अपनी जेब से मतलब खर्चा जो उसको मिलता था, उस खर्चे को निकाल निकाल करके लोगों की हेल्प करता था वो बंदा। बात समझ रहे हो तुम लोग? तो कुछ सीख समझ में आ रही क्या होती है? ये इंसानियत होती है। और ऐसी इंसान, अगर आपको लगता है कि हम बहुत ज्यादा शरीफ हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है, ऐसा मत सोचिए। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ आपने किया है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो कुछ तो है गड़बड़, तो अब सही कर लीजिए। बात समझ रहे हो? हमेशा क्यों आप लोगों को बोलता हूं, आप में से कितने लोग जो कभी अनाथ आश्रम जाते हैं? हर साल, हर महीने, आज तक गए हैं? सोचिए, कभी अनाथ आश्रम जाइएगा, चाहे जितने पत्थर दिल के हो, रो जाओगे जाके देखना। तुमको लगता है जरा सा मैं से खाना खराब हुआ, मम्मी का मैं नहीं खा रहा खाना, ला ऑर्डर कर डोमिनोज, नहीं ये चीज वो चीज, चले आना अनाथ आश्रम। जो वहां बच्चे होते हैं ना 5-5 3-3 साल के, जिस आंखों से तुमको देखेंगे रोना आ जाएगा तुमको। वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, सुने हो सब? कभी जाके देखना। इन लोगों के लिए कुछ करना सीखो, जिनका कोई नहीं है उनके लिए एक बार करके तो देखो, फिर देखो ऊपर वाला कैसे करता है तुम्हारे लिए। लेकिन समस्या क्या, हम अपना सोच रहे। बात समझ रहे? किसी ने कुछ बोला, आप हमेशा धोखा, आपके मन में क्या भरा हुआ? धोखा भरा हुआ है, बेईमानी, चीटिंग है, कुछ और दिखा कुछ और रहे। ये कहानी आपको क्या लग रही होगा? लाइफ टाइम सिविल की तैयारी करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, करके देख लीजिए। और जिस दिन आप ईमानदार हो गए अपने प्रति कि हाँ मेरे को पढ़ना है, हाँ मेरे को रास्ते में चलना है, किसी की हेल्प करनी है बिना किसी स्वार्थ के, अगर स्वार्थ से हेल्प कर रहे हैं फिर तो सीधा आप जानबूझ के दूध पिला रहे हो किसी को क्योंकि हमारा भला हो जाए, फिर तो गड़बड़ है। हाँ अरे बहुत लोग करते हैं शिवरात्रि पे, क्या है आधे से ज्यादा नौटंकी है शिवरात्रि पे, साल भर मंदिर नहीं जाते हैं, शिवरात्रि के दिन दूध चढ़ाते और फिर कहते हैं भगवान हमारा भला नहीं। क्यों भला करेगा तुमको? ये सीधे शिवरात्रि पे लाइन देखे हो? बाकी सोमवार पे तो लाइन नहीं होती है। बात समझे? शिवरात्रि पे लाइन आप देखो 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन, और नॉर्मल दिनों में 10-20-50 लोग रहते हैं मंदिर में। बड़े मंदिर में थोड़ी भीड़ होती है, यही तो होता है। बाकी लोगों की श्रद्धा कहां चली गई बाकी साल भर? इसका सीधा मतलब क्या है? दिखावा है कि नहीं है? खत्म। तो आपको किसको लग रहा है धोखा दे रहा है? भगवान को। इसीलिए थोड़ा सा खुद से, ज्यादा किसी से ईमानदार नहीं होना है, खुद से हो जाइए ईमानदार। खुद से ईमानदार का मतलब भगवान कभी नहीं कहता अगरबत्ती दिखाओ, आपको क्या करना है छोड़ो, आप बस नियत साफ रख लो। मैं हमेशा बोलता हूं अपनी सोच, अपनी नियत साफ रख लो। नियत साफ, कोई नहीं बता आपको, खुद समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। बेईमानी समझते हो क्या होती है? झूठ बोलना, चीटिंग, ये सब होती है नियत। और एक से खिलाड़ी लोगों को मैंने देखा है जिंदगी खत्म हो गई है, किसी काम के नहीं है, 32 साल 35 साल के हो चुके हैं और जीरो इनकम, कुछ नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में। रीजन आपके सामने मैं बता रहा हूं, नियत। और एग्जाम्पल मनोज का मैंने दे दिया आपको कि अगर आपकी नियत साफ है, उस बंदे का तभी वीडियो भी थोड़े दिन पहले भेजा था उसने नॉर्मल वीडियो भेजा था, बट उसके अंदर भी सोचो वो आप जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में ना भारत दर्शन होता है, ठीक है, 18 महीने में करीब आई थिंक कुछ 45 दिन के आसपास का भारत दर्शन करते हैं। मतलब पूरे इंडिया में जो सिविल वाले बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको भेजा जाता है अलग अलग जगहों पे, 10-10 5-5 दिन के लिए, 2-2 दिन के लिए, जहां जैसी जगह होती है। तो वहां पे सब आईएएस वाले जो सिलेक्टेड थे बैठे हुए थे और ये बंदा चाय पिला रहा था सबको। ये भी आईएएस है, समझ रहे हो ह्यूमैनिटी क्या होती है? बाकी सब बैठे, क्योंकि बाकी सब डीएम और ये भी आईएएस है, लेकिन ये सबको चाय पिला रहा था। नहीं, खोखे पे बैठे थे तो वहां से ट्रे में उसने चाय दी, तो वो ट्रे की चाय लेके आएगा कौन? जिम्मेदारी होनी चाहिए सबको, जा जा करके अपनी चाय लीजिए।
लेकिन ये बंदा खुद, अरे कोई नहीं आप लोग बैठो, दोस्ती कैसे हो रही है, आप लोग बैठो मैं लेके आता हूं, जो शुरू अंदर ही आ गया ना, कहते हैं ना वो सहयोग वाला, सपोर्ट वाली चीजों को लेकर के, फिर देखिए कहानी कैसे बनती है आपकी। खट 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 ऐसे आगे बढ़ोगे ना, तुमको हवा भी नहीं लगेगी हो क्या रहा है। लेकिन दिक्कत क्या, हमारे मन में ना छल कपट आ गया है। छल कपट किसी भी, मम्मी पापा को लेके, भाई बहन को लेके, रिश्तेदारी को लेकर के, दोस्ती यारी को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के अगर आ गया है तो आप किसी से छुपा सकते हो, अपने से तो नहीं छुपा सकते। मैं क्या बोला हूं, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, शर्म नहीं आनी चाहिए। जिस भी दिन आपको, आपकी लाइफ सेट है, और जिस दिन अपनी आंखें आप, क्योंकि देखो सही बात, मैं क्या, रात को सोते समय जब आप सोने जा रहे हैं, नींद आने की जो स्टेज होती है उससे जस्ट पहले का जो 5 मिनट होता है ना, अपना अपना सोच लेना, वही तुम्हारी लाइफ का सच है। आ रहा है समझ में? कुछ कुछ सोचते हैं आप उस समय, असलियत जो आपकी लाइफ की है वो वही है। अब मान लीजिए इस बात को तो ठीक है, नहीं तो डिनाई करके मेरा क्या कर लोगे। बात समझ में आ रही है? सच्चाई वही है, याद रखिए। आप सोचते हैं ना मेरा यार समझ में नहीं आ रहा है, नहीं, मैंने यार ये हो गया वो हो गया, गलत काम आपने किया है कभी? कोई किया ही होगा, ऑब्वियस बात है। उस गलत काम को आपने सबसे छुपाया, खुद से छुपा लिया। मैंने अभी जो वर्ड यूज किया, गलत काम आपने किया, सबको याद आ गया। मत मैं पूछ थोड़ी ना, आप बताएंगे भी नहीं, लॉजिक बात है, बट आपने किया है ना, तो किसने देखा? देखा है। और उस गलत काम का कुछ तो मिलेगा आपको। अगर आपको लगता है कि हम वीर, हमें कुछ नहीं होगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लिख के ले लीजिए, क्योंकि मेरे एक मित्र थे, उनके बड़े भाई की कहानी है, गांव में ही थे, उन्होंने एक बच्चे का गांव में, जानते हो छोटी छोटी बातों के लिए बड़े केस होते हैं, मर्डर वगैरह, जमीन को लेके, तो आधे बीघा जमीन समझते हैं, उसके लिए उन्होंने उसके बच्चे का ना गला काट दिया था। मेरे गांव का केस था, कोई बात नहीं। और जिस बच्चे का काटा उसके बाप ने माफ कर दिया, जिसने काटा उसको। बहुत बड़ा दिल था भाई, मजाक नहीं है। लोगों ने बड़ा, हमारे गांव में उस बंदे का एग्जाम्पल दिया जाता है कि भाई साहब उतने जैसा दिल हमारे पास नहीं है, हम तो मार देंगे, फला टिमका नहीं होता चीजों को लेकर के। सोचिए ऊपर वाले का इंसाफ, 20 साल हो गए और उसका कुछ नहीं हुआ था, जिसने मारा था। तो लोगों को क्या लगा, इसका मतलब ऊपर वाले का इंसाफ नहीं है। अभी 2 महीने पहले की कहानी है, वो यहाँ दिल्ली में जॉब करता था बंदा जिसने मारा था। जब चूंकि केस नहीं बना तो जेल की भी बात नहीं हुई, तो दिल्ली में जॉब करता था। अभी 2 महीने पहले की कहानी है कि वो भाई साहब का एक्सीडेंट हुआ जिसने मारा था, और वो भाई साहब ट्रक के नीचे आए, और आप बिलीव मानिए सर मिला ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? किस लेवल पर ट्रक के नीचे आए होंगे? केवल ये जो इसके ऊपर का हिस्सा था यही पहिए के नीचे आया। 2 महीने पहले की कहानी है। मतलब ये हिस्सा ऐसे हो गया, ऐसे पूरा हिस्सा ऐसे। अब आया कुछ समझ में? ये है उसका इंसाफ। तो भाई साहब आप चाहे जितनी बड़ी तोप अपने आप को समझ रहे हो कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हम 10 मंदिर जा रहे हैं, फलां ज्योतिर्लिंग जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं ज्योतिर्लिंग और ये जो शक्तिपीठ है माता जी के 55 शक्तिपीठ 56, अगर देखो दिखावे में मत जाना, क्योंकि तुम हर जगह झूठ बोल सकते हो, वहां नहीं बोल सकते। मैं महाकाल का स्पेशली बोलता हूं, महाकाल का जो वहां का जो वाइब्रेशंस है वहां सबको सूट नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा निगेटिव हो जाता है महाकाल की चीजें। इसीलिए वो, और दूसरे एक और जो मंदिर है काल भैरव, बहुत खतरनाक जगह है भाई साहब। ईमानदार वाला वही व्यक्ति वहां पे जाए, मैं बार बार कह रहा हूं। नहीं तो आप, एक तो आपने गलत काम किया, ऊपर से आप सबसे ओरिजिनल प्लेस जा रहे हैं जहां पे सबका इंसाफ होता है। आप समझ रहे ना, बिल्कुल वाइस वर्सा, पॉजिटिव निगेटिव आयन वाला काम कर रहे हो भाई साहब। सोचो क्या होगा तुम्हारा, बस इमेजिन कर लेना। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैंने महाकाल में देखी है चीजों को लेकर के, पता नहीं आपको सेंसेशन आते हैं महाकाल के, जो मेन कैंपस है महाकाल का, मेन जहाँ पे वो शिवलिंग है उसके अंदर एंट्री करना, वहां पे देखना अलग से सेंसेशन आपको फील होते हैं। अगर लिटरली फील करना चाहोगे, मैंने बोला घूमने के पर्पज से गए हो, अगर फोन ही फोटो खिंचाने गए हो, ये करने गए हो, कुछ नहीं पता चलेगा। फोटो खींच के बहुत सारे लोग नहीं देखे तो महाकाल सामने लेके सेल्फी खींच रहे थे, पीछे महाकाल तो ऐसे करके फोटो, वो हो गया, फिर तो आप ऐसे ही करने गए हो। लेकिन वहां पे ओरिजिनलिटी में अगर आप महाकाल केदारनाथ जाओ तो वहां पे जो सेंसेशन, उनको वाइब्रेशंस को फील करो, आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, क्या एनर्जी के हिसाब किताब होता है महाकाल को लेके। तो बहुत सारे लोगों को ना, मैं जनरली आजकल तो यूथ ने जितने भी स्पिरिचुअल है उसमें 90% तो फालतू की नहीं कहते हैं, वो लव स्पॉट बना रखा है। सही वाली बात है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसमें आधे से ज्यादा लोग, आज मैं खुल के बोलता हूँ, कुछ लोग कहते हैं सर आप इस गलत बात बोल देते हो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। 90% लोग केवल दिखावा करने आ रहे हैं। श्रद्धा, बिल्कुल श्रद्धा नाम की चीज नहीं है। केवल किस लिए जा रहे हैं? वो आजकल नौटंकी चल रही है इंस्टाग्राम पे, इसलिए जा रहे हैं खाली। महादेव आपने बुलाया, महादेव ने बुलाया तेरे को नहीं, नौटंकी हो रखी चीजों को लेकर के। मैं तो आप लोग जाते हो, मैं बुरा, जाइए, दिक्कत नहीं है। बट परसों ही थी, कल मैंने वीडियो भेजी, देखी आपने? कल ही भेजी ना तुम लोगों को? हाँ, उसकी बागे बिहारी की, हाँ देख लीजिए। उसमें वो लेडीज का चेहरा देखे आप,
आप सोच के देखिए क्या हो रहा है उसका। कल ही वीडियो मैंने इसलिए मेरे पास ऐसे आई थी, मैंने भेजू एक बार आप लोगों को। आप लोग बड़े भक्त हैं, मैं भी भक्त हूँ, ऑब्वियस बात है, बट सोचिए ये क्या है, कॉरिडोर की डिमांड इसीलिए की जा रही है। दिक्कत क्या है, वहां पे वो जो पुजारी उनका धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि इससे उनका धंधा चल रहा है। बात समझ रहे हैं भाई, सीधी बात है। अगर श्रद्धा बढ़ रही है तो एरिया भी तो बढ़ाओ। एरिया लिमिटेड है, श्रद्धा बढ़ा रहे, गड़बड़ हो गई कहानी। देख लीजिए क्या उसकी औरत का चेहरा आपने देखा था, लेडीज का, खत्म थी वो। अगर थोड़ा सा रश देख रहा, पूरी भीड़ ऐसे ऐसे हो रही थी वाइब्रेट, एक बंदा गिरा बस भगदड़ शुरू, और कम से कम 20-25 लोग एक साथ खत्म होंगे। देख लीजिए रैम्पेज जब होती है, देखे कुंभ में देखो क्या होता है। ये दिक्कत है, लेकिन हमें वो समझना नहीं होता, हम और पहुंच जा रहे हैं वहां पे मुंह उठा उठा करके। भगवान मतलब मई जून में ही मिलेंगे, उसके अलावा फिर भगवान का 10 महीने छुट्टी पे रहेंगे लग रहा है। नहीं, इधर अभी मई जून की भीड़। मथुरा वथुरा में मेरे मित्र हैं 2-3 लोग, वृंदावन मेरा मन था भी जाने का। वो बंदा मना कर रहा मेरे से, लिटरली कह रहा सर मत आओ, दर्शन अर्शन तो छोड़ दो, मंदिर नहीं दिखेगा आपको। ये हाल है वृंदावन का इस समय। मतलब मेरा भी मन था जाने का, मैं चल, ओ कौन सा है ना राधा जी का क्या नाम, बरसाना में। हाँ मेरा मन था बरसाना बहुत जाने का, मन अभी मेरा जाऊंगा बरसाना, बट सोच के देखो उसने लिटरली मना कर दिया। वहीं का लोकल बंदा कह रहा सर मत आओ, आराम से आना सितंबर में, क्योंकि जुलाई अगस्त बारिश होगी, बारिश में भी आप नहीं कर पाओगे। सितंबर में आना जब ऑफ सीजन होता है। मतलब समझ रहे हो, दर्शन करने के भी सीजन है, ऑन सीजन ऑफ सीजन चल रहा है भगवान के लिए। भगवान मालिक है यार। खैर चलिए वापस आइए, छोड़